हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन का पार्ट नंबर 4 चौथा भाग। चूँकि हम 3 भाग जो है पहले देख चुके हैं और 3 भाग में हम बहुत सारे क्वेश्चन को भी कंप्लीट करा चुके हैं, चाहे वह सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, दोनों प्रकार के क्वेश्चन को हम कंप्लीट कराए हैं। तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कृपया वो सबसे पहले 3 वीडियो को जाकर देख लें, उसके बाद यह वीडियो देखें, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं प्रसर्व विपरिवर्तन। उससे पहले आप हमारे अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी हम लाइव क्लास लें, टेस्ट लें या वीडियो अपलोड करें तो उस सभी बातों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वह है प्रसर्व विपरिवर्तन। पहले हम बता चुके थे कि विपरिवर्तन क्या होता है और आज हमारा क्वेश्चन है कि प्रसर्व विपरिवर्तन क्या है। तो प्रसर्व विपरिवर्तन यह जो है एक ऐसी घटना होती है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र अक्ष के परितः 180 डिग्री पर घूम जाता है। अर्थात किसी वस्तु का जो दायां भाग है वो बाएं भाग में चला जाता है और बायां भाग जो होता है दायां भाग में चला आता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रसर्व विपरिवर्तन। प्रसर्व विपरिवर्तन अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए तो हम लिखेंगे यह एक ऐसी घटना होती है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पे घूम जाता है, अर्थात दायां भाग जो है बाएं भाग में चला जाता है। जैसे किसी भी वस्तु का जो दायां भाग है वो बायां भाग में चला जाएगा और बायां भाग जो है दायां भाग में चला जाएगा, तो इसे ही हम प्रसर्व विपरिवर्तन कहते हैं। इस घटना को हम लोग प्रसर्व विपरिवर्तन कहते हैं और यह जो घटना होती है प्रसर्व विपरिवर्तन के दौरान ही होती है। तो यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। अगर यह क्वेश्चन पूछ दे कि प्रसर्व विपरिवर्तन क्या है तो यहाँ से यहाँ तक टोटल लिख देना है कि यह एक ऐसी घटना होती है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पे घूम जाता है, अर्थात दायां भाग बाएं भाग में चला जाता है और यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि बायां भाग दाएं भाग में चला जाता है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, देख लीजिए पीछे पढ़ाया हुआ ही क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन टेस्ट की तरह है, पढ़ाया हुआ ही है। प्रकाश पुंज क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि आत्मदीप्त पदार्थ एवं अदीप्त पदार्थ को परिभाषित करें। तीसरा क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन क्या है। चौथा क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताओं को लिखें। और पांचवा क्वेश्चन है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसर्व विपरिवर्तन क्या है। तो यह सब जो क्वेश्चन है यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब जितने भी हम क्वेश्चन पढ़ाए हैं पीछे 3 वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं उन सभी क्वेश्चन में यह जो 6 क्वेश्चन हैं बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। एक 6 क्वेश्चन में से करीब 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। तो इस 6 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। इसे हो ना हो 2 से 3 बार कॉपी पर लिखने का भी प्रयास करिए। और जो लोग हमारे विषय को जो भी हम पढ़ा रहे हैं उन सभी बातों को, उन सभी क्वेश्चन को, उन सभी आंसर को एक कॉपी में नोट कर लीजिए और उसका एक स्पेशल नोटबुक बना लीजिए। आपको पढ़ने में, याद करने में आसानी होगी। तो अब चलिए हम लोग देख लेंगे, यह सब तो पढ़ा चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, अब हमको देखना है कि दर्पण क्या है। अब हम लोग जानेंगे दर्पण क्या है। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, अब हम लोग जानेंगे कि दर्पण किसे कहते हैं। आप लोग घर में देखते होंगे कि दर्पण सभी के घर में, आजकल के वर्तमान समय में सभी के घर में दर्पण होते हैं, लेकिन यह नहीं जानता, दर्पण तो जानता है कि यह जो है दर्पण है, मिरर है, लेकिन अगर उसे बाय द वे कोई कह दे कि इसे परिभाषित करिए, यह बताइए कि यह क्या है, तो ये कोई नहीं बता सकता कि हम दर्पण को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो यही बात होती है, हम जानते हैं कि यह वस्तु है लेकिन हम उसे परिभाषित नहीं कर पाते हैं। तो आज हम बताएंगे कि दर्पण किसे कहते हैं, व्हाट इज मिरर। तो वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है, वैसा चिकना और चमकीला सतह। दर्पण होने का पहला शर्त है कि वह चिकना होना चाहिए। कोई भी ऐसा दर्पण आप नहीं देखे होंगे जो रुखड़ा हो, जो वक्र हो, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो होती है कि दर्पण जो होना चाहिए चिकना होना चाहिए, और दूसरी जो बात होती है कि चमकीली होनी चाहिए। दर्पण चमकीली एवं चिकनी होनी चाहिए। तो वह कैसा भी हो, वैसा वस्तु जो चिकना और चमकीला सतह हो,
ठीक है। वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है। इसमें 3 कंडीशन, दर्पण होने के 2 कंडीशन मुख्य हैं, ऐसे पूर्णतः 3 कंडीशन है। पहला, चिकना और चमकीला होना चाहिए, और दूसरा कि वह प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करना चाहिए। ठीक है, अगर दर्पण चिकना रहे, चमकीला रहे, लेकिन वह प्रकाश के परावर्तन को पालन न करता हो, यानी वह प्रकाश को रिफ्लेक्ट नहीं करता हो, परावर्तन नहीं करता हो, तो वह दर्पण नहीं हो सकता है। तो इसीलिए कहा गया है कि वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता हो, दर्पण कहलाता हो, मिरर कहलाता है। अब चलिए, तथा यहाँ पे लिखा है तथा जिसका एक भाग अवश्य रज्जित हो। रज्जित कहने का मतलब रंगा हुआ हो, पेंट किया हुआ है, पेंट चढ़ाया हुआ हो। तो इसको हम लिखेंगे कि वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है तथा उसका एक भाग अवश्य रज्जित होना चाहिए, रंगा हुआ होना चाहिए, तो वह उसी को दर्पण कहते हैं। और दर्पण जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया समतल दर्पण, दूसरा हो गया गोलीय दर्पण, और तीसरा हो गया परवलय दर्पण। तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण, और तीसरा परवलय दर्पण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण, और तीसरा परवलय दर्पण। अब हम जानेंगे कि समतल दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है, और परवलय दर्पण क्या है। हम तीनों दर्पण को हम विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, और जो भी क्वेश्चन आंसर को हम लिखाते हैं तो उन सभी क्वेश्चन को आंसर को लिखिए और मेरे बात को फॉलो करिए। और जो लोग मेरे बात को शुरू से फॉलो करेंगे, हम वादा के साथ कहते हैं, वो मैट्रिक में बहुत ही अच्छे अंक से उत्तीर्ण होंगे। ये मेरे तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। अब देखिए, अब मेरा सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि समतल दर्पण क्या है। ठीक है, अब हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण क्या है। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। परावर्तक सतह क्या है? परावर्तक सतह मतलब जिस पे प्रकाश की किरणें आकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। आप पहले पढ़ चुके हैं कि वैसा सतह जो जिस पे प्रकाश की किरणें आकर, वैसा चिकना और चमकीला सतह जिस पे प्रकाश की किरणें आकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है, परावर्तक सतह कहलाता है। या वह प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता हो। वैसा सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता हो, परावर्तक सतह कहलाता है। या इसे हम लिख सकते हैं कि वैसा चमकीला और चिकना सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता हो। ये हम पिछले वीडियो में ही पढ़ा चुके हैं, इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि सबसे पहले वो 3 वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखना प्रारंभ करिएगा। क्योंकि उसमें छोटे छोटे बिंदु को कवर किया गया है, बताया गया है। तो अगर वह छोटे छोटे बिंदु को आप देख लेते हैं तो यह जो चैप्टर है, यह जो पार्ट होगा, आपको आसानी पूर्वक समझ में आ जाएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। अब इसके हम लोग गुण देख लेंगे कि समतल दर्पण का क्या गुण है, क्या बनावट होती है, इसका हम थोड़ा गुण के बारे में जान लेंगे। तो इसका जो सबसे पहला गुण होगा कि इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा, काल्पनिक और बराबर होता है। तो समतल दर्पण की अगर हम पहचान करने की बात करें तो इसमें जो बना प्रतिबिंब होगा हमेशा सीधा होगा, इसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता ही नहीं है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है बिल्कुल सीधा बनता है, काल्पनिक होता है। और सीधा प्रतिबिंब को हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। इसलिए इसमें बना प्रतिबिंब सीधा, काल्पनिक और वस्तु के बराबर होता है। और समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो वस्तु के बराबर बनते हैं। तो इसका जो पहला सबसे फर्स्ट गुण हो गया कि इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा, काल्पनिक और वस्तु के बराबर बनता है। अब देख लीजिए, यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से समझना है। ठीक है, यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से समझना है। यह है आपका फिगर, देख लीजिएगा। यहाँ पे जो है एक 10 सेंटीमीटर रेखा हम ले लेते हैं, इस पे एक समतल दर्पण लगा हुआ है। कौन सा दर्पण?
समतल दर्पण लगा हुआ है। देखिए इधर हम 3 मीटर की वस्तु को रखते हैं, 3 सेंटीमीटर की वस्तु है, इधर हम 3 सेंटीमीटर की वस्तु को रखते हैं, तो इधर देखिए जो प्रतिबिंब बन रहा है ये सीधा बन रहा है और 3 सेंटीमीटर का बन रहा है। यानी यह जो इमेज है, यह जो फोटो है, प्रूव करता है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और वस्तु के बराबर होता है। और जब भी आपको फोटो में दर्शाने की बात आए तो वस्तु को सीधा दर्शाइएगा, जबकि प्रतिबिंब को डॉट डॉट करके बनाना है। ये बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी आप अगर स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो यह वस्तु समझा जाता है, और डॉट डॉट करके मिलाने की अगर बात की जाए तो इसे हम प्रतिबिंब समझते हैं। तो पहला गुण हो गया कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा, काल्पनिक और वस्तु के बराबर बनता है। अब इसी पर एक क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि एक समतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 फीट का एक आदमी खड़ा है। एक समतल दर्पण रखा हुआ है, उसके सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक आदमी खड़ा है। तो बताइए प्रतिबिंब का ऊंचाई कितना होगा, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितना है और दर्पण से प्रतिबिंब का दूरी कितना है। 3 क्वेश्चन है इसमें पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रतिबिंब का ऊंचाई कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक इमेज बना हुआ है। यहाँ पे कहता है कि एक समतल दर्पण है, इसके 15 सेंटीमीटर दूर एक 5 फीट का आदमी खड़ा है। ठीक है, तो कहता है सबसे पहला क्वेश्चन कि प्रतिबिंब का ऊंचाई कितना होगा। तब मैंने आपको पहले ही बताया कि यदि समतल दर्पण है तो उसमें बना प्रतिबिंब जो होता है सीधा होता है और वस्तु के बराबर होता है। तो इसमें अगर 5 फीट का व्यक्ति खड़ा है तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो भी होगा 5 फीट का। और अगर दूसरा क्वेश्चन हम देख लें कि वस्तु से प्रतिबिंब का दूरी कितना होगा, तो वह हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब हम यहाँ पे चूंकि पूछ रहा है कि वस्तु से प्रतिबिंब का दूरी, देख लीजिए मिरर तो यहाँ पे रखा हुआ है, बीच में रखा हुआ है। ठीक है, और मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो है मिरर रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 फीट का एक व्यक्ति खड़ा है। तो इसका जो इमेज बनेगा दर्पण के सामने बनेगा, तो यहाँ पे देख लीजिए 15 सेंटीमीटर के बाद बनेगा। तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर इसकी दूरी हो जाएगी या 15 सेंटीमीटर इसकी दूरी हो जाएगी। तो दोनों की अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो दोनों के डिस्टेंस को मिलाकर हमारा 30 सेंटीमीटर आंसर आता है। तो इसलिए वस्तु से प्रतिबिंब यहाँ से, अब पूछ रहा है कि दर्पण से, अगर यहाँ पे पूछता कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी तो दर्पण से हो जाता 15 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, तो यहाँ से यहाँ माप लिया जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। यहाँ पर अब देखिए 15 सेंटीमीटर अब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब दर्पण से पूछ रहा है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तो अगर दर्पण से पूछे तो यहाँ से माप करेंगे, और दूसरा क्वेश्चन में वस्तु से पूछा है तो हम यहाँ से माप करेंगे। अब चलिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला पॉइंट है। पहला गुण तो देख लिए कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। अब दूसरा गुण जो है वह है कि आपतित किरण को स्थिर रखते हुए जब दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है, याद करिएगा, आपतित किरण को स्थिर रखते हुए जब दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरणें 2 थीटा कोण से घूम जाती है। ये हमारा दूसरा गुण था। और तीसरी गुण की बात करें तो यहाँ पे है कि किसी समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए वस्तु की ऊंचाई से कम ऊंचाई दर्पण की आधी होनी चाहिए। यह देख लीजिए। ठीक है, यह देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए वस्तु की ऊंचाई से कम आधी ऊंचाई दर्पण की होनी चाहिए। इस बात को समझिएगा, थोड़ा अच्छे तरीके से समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप समतल दर्पण में अपने पूरे प्रतिबिंब को देखना चाहते हैं, अपने पूरे प्रतिबिंब को अगर आप एक समतल दर्पण में देखना चाहते हैं तो जितना आपका ऊंचाई है उससे कम से कम आधा ऊंचाई आपके दर्पण की होनी चाहिए, तभी आपका पूरा प्रतिबिंब उस दर्पण में दिखाई दे सकता है, वरना दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब चलिए 3 गुण तो देख लिए, और चौथा जो गुण है यह है
कि यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने v वेग से चलता है तो उसका प्रतिबिंब जो है वस्तु के सापेक्ष में 2v वेग से चलेगा और दर्पण के सापेक्ष में v वेग से चलेगा। तो यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने v वेग से चलता है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष में 2v वेग से चलेगा और दर्पण के सापेक्ष v वेग से चलेगा। तो यह जो था समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का चौथा गुण था। तो इस 4 गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का गुण उतना नहीं पूछेगा जितना कि आपको समतल दर्पण के गुण के बारे में पूछे जाते हैं। तो अच्छे तरीके से इन सभी गुण को याद कर लीजिएगा। 4 गुण बताए, वहाँ पे आपको 2 गुण के बारे में पूछेगा तो किसी 2 गुण को वहाँ पे बता देना है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा वह होगा कुछ न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। तो यह सब अपने बुक से बना लीजिएगा। जैसे 2 समतल दर्पणों के बीच 45 डिग्री का कोण बनता है तो बताइए कि इसमें कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो यह सब जो क्वेश्चन है आप बना लीजिएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि गोलीय दर्पण क्या है। हमने आपको पहले बताया कि 3 प्रकार के दर्पण होते हैं। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण और तीसरा परवलय दर्पण। तो हम पहला जो दर्पण है वह हम बता चुके हैं। अब हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन होगा गोलीय दर्पण क्या है। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। अब इसका मतलब क्या है जी, कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है। तो खोखले गोले का भाग होने का मतलब हो गया कि गोलीय दर्पण जो होगा या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा। तो यह जो देख लीजिए, एक ऐसे जो हो गया, इसको अगर पूरा हम बात करें तो यह एक जो हो गया क्या है, गोला हो गया। क्या हो गया, गोला। और दर्पण जो होता है, दर्पण जो होता है देख लीजिएगा इतना ही तक होगा। दर्पण जो आपका होगा ना, जो इतना ही होगा, पूरा नहीं होता, ठीक है, इतना ही होगा। दर्पण जो होगा इतना ही आपको कवर करता है। तो इसलिए यह एक खोखले गोले का भाग हो गया। तो इसी को तो हम कह रहे हैं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। और यह जो होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, जिसकी व्याख्या हम आगे करेंगे। चूंकि अवतल दर्पण के बारे में और उत्तल दर्पण के बारे में ही इस चैप्टर में आपको विस्तार पूर्वक पढ़ना होगा। तो आपने जाना कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अब हम देखेंगे कि अवतल दर्पण क्या है। अब हम लोग देख लेंगे कि अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो अवतल दर्पण कहलाता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो अवतल दर्पण कहलाता है। और यदि हम उत्तल दर्पण की बात करें, चूंकि गोलीय दर्पण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो अब हम अवतल दर्पण तो जान लिए कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो अवतल दर्पण कहलाता है। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण क्या है, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो यानी उठा हुआ हो उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल देखिए, अवतल दर्पण में था कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो अवतल दर्पण कहलाता है, लेकिन उत्तल दर्पण में है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उत्तल दर्पण कहलाता है। अब इसका मतलब क्या है जी, तो इसको हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। अवतल दर्पण यह है, देख लीजिए, अवतल दर्पण यह है और उत्तल दर्पण जो है यह है। उत्तल दर्पण यह है, देख लीजिए, यह जो है अवतल दर्पण है और यह उत्तल दर्पण है, ठीक है। तो अवतल दर्पण की हम बात करें तो देख लीजिए, यह जो इसका जो परावर्तक सतह है यह क्या है, धंसा हुआ है। देख लीजिए यहाँ पे परावर्तक सतह क्या हो गया, जिस पे प्रकाश की किरणें आती है। तो अगर इस पे प्रकाश की किरणें आएगी तो इधर से आएगी और यहाँ से रिटर्न हो जाएगी। और यह जो पीछे आप ऐसे ऐसे देख रहे हैं यह जो है रंगा हुआ भाग है। तो इसका परावर्तक सतह कौन हो गया, ए वाला हो गया, यानी कि यह जो भाग है यह धंसा हुआ है, तो इसलिए यह अवतल दर्पण हो गया। और इसका जो परावर्तक सतह है उभरा हुआ, इसमें प्रकाश की किरणें देख लीजिएगा, इसमें जो प्रकाश की किरणें आएगी इधर से आएगी, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ इस पे प्रकाश की किरणें यहाँ से आएगी और यहाँ से परिवर्तित हो जाएगी। और इस इधर जो है यहाँ रंगा हुआ भाग है, ऐसे ऐसे कर जो है रंगा हुआ भाग है। तो
इसमें जो परावर्तक सतह हुआ धंसा हुआ और इसमें उभरा हुआ, यानी यह अवतल दर्पण है और यह उत्तल दर्पण है। अब हम आगे बात करते हैं कि गोलीय दर्पण के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब गोलीय दर्पण में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं। गोलीय दर्पण अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ने को मिलते हैं। जैसे पहला है ध्रुव, जिसे हम अंग्रेजी में पोल के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। चौथा है फोकस, जिसे हम इंग्लिश में भी फोकस कहते हैं। 5 नंबर है फोकस दूरी, जिसे हम फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं। छठा है प्रधान अक्ष, जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। और 7वां है द्वारक, जिसे हम लोग अपर्चर के नाम से जाना जाता है। तो गोलीय दर्पण में इन सभी बिंदु को, इन सभी टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने होते हैं, तभी आपको आगे कुछ समझ में आएगा, तभी आपको आगे चलकर अच्छा अंक प्राप्त होगा, अच्छे नंबर से आप उत्तीर्ण हो पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ध्रुव क्या है, पोल क्या है। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। चलिए, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम सी से सूचित करते हैं। वक्रता केंद्र कोई पूछ देगा कि वक्रता केंद्र बताओ जी किसे कहते हैं, तो आपको बोलना है कि दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे सी से सूचित किया जाता है। क्वेश्चन में ऐसे भी पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि वक्रता केंद्र को किस से सूचित किया जाता है, सी से, पी से, ए से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी से सूचित किया जाता है। दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे हम लोग सी के द्वारा सूचित करते हैं। अब हमारा अगला बिंदु है दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, तो दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। दर्पण के मध्य बिंदु को, यह जो है, ये मान लीजिए दर्पण है, तो इसका जो मध्य बिंदु यहाँ पे हुआ, इसी बिंदु को हम लोग दर्पण का ध्रुव कहते हैं। किसका ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर, ठीक है। तो दर्पण का ध्रुव इसी को कहते हैं। दर्पण का ध्रुव, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है और इसे जो है हम लोग पी द्वारा सूचित किया जाता है। इसे जो है पी के द्वारा सूचित किया जाता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। आगे हम आपको बताएंगे ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। फिर से हम पुनः अगले वीडियो में सभी को हम रिपीट करेंगे, अच्छे तरीके से बताएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक अवश्य करिएगा। और जो लोग 2021 में आपके सगे संबंधी में, चाहे वह फ्रेंड्स हों, चाहे वह सिस्टर हो, ब्रदर हो, अगर कोई भी हो, अगर 2021 में 2022 में मैट्रिक का परीक्षा देना चाहते हैं, अगले वर्ष अगर वो मैट्रिक का परीक्षा देना चाहते हैं, तो उनको इस चैनल के बारे में अवश्य बताइएगा। चूँकि बहुत सारे लोग जो होते हैं पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर होते हैं और वह जो है ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं और उनको अभी यूट्यूब पे ऐसा कोई भी क्लास नहीं मिलेगा जिसमें उनको पीडीएफ के द्वारा, नोट्स के द्वारा उनको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन को कवर कराया जाता हो। तो इसलिए उन्हें इस चैनल के बारे में अवश्य बताइएगा कि इस चैनल पे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ने को मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ने को मिलेंगे, साथ साथ मंथली टेस्ट की भी सुविधा यहाँ पे दी जाती है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, अच्छे तरीके से उन्हें इंट्रोड्यूस कराइएगा इस चैनल के बारे में। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।